मैं सुनील जी अब आपके पास आऊंगी कि आज की स्पीच जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की थी, अगर मैं आपसे बहुत साफ शब्दों में पूछूं तो मोदी जी आपको बड़े कॉन्फिडेंट नजर आए, या फिर ये कहना होगा कि उनको मन में डाउट है कि जिस तरीके से ऑपोजिशन एकत्रित हो रहा है वो बीजेपी के लिए खतरे की घंटी भी कहीं बन सकता है। तो ये एक कॉन्फिडेंट स्पीच थी या एक ऐसे व्यक्ति की स्पीच जो कि थोड़ा मन में डरा हुआ है? क्या कहेंगे आज की स्पीच के बारे में? धन्यवाद नीलू जी। अगर 9 साल तक सरकार में रहने के बाद केवल विपक्षी पार्टियों का आलोचना ही एजेंडे में शामिल है तो इसको तो विश्वास भरा व्यवहार तो नहीं कहा जा सकता। कम से कम सरकार अपनी उपलब्धियों की बात नहीं कर रही है। सरकार अपने द्वारा शुरू किए गए कार्यक्रमों और नीतियों के बारे में कोई चर्चा नहीं कर रही है। सरकार उन कार्यक्रमों के बारे में कोई हमने गैस सिलेंडर्स दिए हैं, पक्के मकान बनवाए हैं, अपनी उपलब्धियों को भी गिनवाया। उन्होंने ऑपोजिशन के बारे में भी बोला और साथ में उन्होंने रोड मैप भी बताया 2047 तक का कि क्या क्या हमें और करना चाहिए, पार्टी की एक नई सोच और कैसे बन सकती है, बीजेपी को नई राह पर कैसे लेके जा सकते हैं, वो सारी बातें उन्होंने कही। लेकिन जो हाईलाइट जो पोर्शन हो रहा है उनकी स्पीच का, वो बादशाही मानसिकता, मोदी तेरी कब्र खुदेगी, ये जो बातें हैं वो बहुत ज्यादा रेखांकित हो रही हैं। जी, तो बात क्यों नहीं रेखांकित होंगी? सवाल यह है कि अगर आप रेखांकित तो ही हो गया, अगर आप विपक्षी पार्टियों के क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठाएंगे तो वो तो रेखांकित होगी ही होगी। क्यों इसलिए रेखांकित नहीं होगी? जो बातें आप कर रहे हैं उज्ज्वला योजना की अगर आप चर्चा करेंगे तो किस बिना पर चर्चा करेंगे? उज्ज्वला योजना कितनी सफल है? आप कितने प्रतिशत लोगों ने उज्ज्वला योजना के जो धारक हैं उन्होंने अपना दोबारा रिफिलिंग कराई है? अगर आप उसकी बात करेंगे कि जीएसटी के बारे में, तो जीएसटी के बारे में कौन सा विपक्षी मुख्यमंत्री है जिसने शिकायत नहीं की? मुख्यमंत्री ममता जी ने तो यहां तक कर दिया कि उस कानून का समर्थन करना बहुत बड़ी गलती थी। कर्नाटक में जहां पे आपकी सरकार रही है वहां के नेता इस बात की शिकायत करते हैं कि जो हमको धन मिलना चाहिए था केंद्र के सेक्टर से मुझे नहीं मिल रहा है। तो आप उसकी भी बात आप नहीं कर सकते हैं। जिस नोटबंदी को आपने बाजे गाजे के साथ शुरू किया था उसके ऊपर आप चर्चा करने के लिए नहीं तैयार हैं कि कितना उससे आपका काला धन रुक गया। जितने दावे आपने किए थे कि नोटबंदी की वजह से ये उपलब्धियां हो जाएंगी, उन उपलब्धियों की आप चर्चा नहीं करते हैं। अगर 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क अनाज देते रहना सरकार की उपलब्धि है तो ठीक है, फिर तो कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है, तब तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको अपने आर्थिक उपलब्धियों की बात नहीं करनी है, अर्थव्यवस्था की बात नहीं करनी है, जो मुख्य मुद्दे जिन बातों का आपने बात कहा था कि हम रोजगार देंगे, महंगाई पर नियंत्रण करेंगे, उन मुद्दों पे आपको चर्चा नहीं करनी है। आप मुख्यमंत्री होते हुए भी जिन मुद्दों पर आपको शिकायत रही है केंद्र सरकार से, उस पर आप चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। जिस सीबीआई को आप ये कहते रहे हैं कि कांग्रेस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, आज उसको आप कह रहे हैं कि 60 साल तक इसका इतिहास बहुत उपलब्धियों बना रहा है। किसकी बात करेंगे आप? सवाल है ना कि अगर आप भ्रष्टाचार खत्म करने की बात कर रहे हैं तो भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सरकार नहीं, बस संसद नहीं चल पा रही है। एक अडानी का मुद्दा तो भ्रष्टाचार का ही मुद्दा है ना, आप कोई बोलता ही नहीं उस विषय पर। अगर कि एक कहा जा रहा है कि एक अडानी ने भ्रष्टाचार किया, अडानी ने अपने शेयरों के दाम मनमाने तरीके से बढ़ाए घटाए, शेल कंपनियों के माध्यम से उनके यहाँ से बेनामी निवेश किया जा रहा, उस पर कोई बात ही नहीं हो रही है। जिस कर्नाटक के सरकार में वहां के कॉन्ट्रैक्टर्स ने लिख करके दिया कि 40% हमसे मांगा जा रहा है कमीशन, उस पर कोई कार्रवाई आप नहीं करते। तो सवाल है ना कि जो आप बात कर रहे हैं और जो बात हो रही है दोनों में फर्क है, तो आप विषयांतर नहीं कर सकते है ना। आप अगर आप ये कह रहे हैं कि नेपोटिज्म, भाई भतीजावाद नहीं चलेगा, तो कर्नाटक में येदियुरप्पा साहब क्या कर रहे हैं? उनके पुत्र सांसद हैं, उनके दूसरे पुत्र को उन्होंने अपने आप घोषित कर दिया कि हम विधायक का चुनाव लड़ेंगे, जो भी ताजा मामला है। बाकी जगहों पे भी आप देख लीजिए क्या है। तो सवाल है ना कि जिन चीजों की आप बात कर रहे हैं उन चीजों को आप अमल में कितना ला रहे हैं, कितनी चीजें आपने अमल में ला दी। बिल्कुल प्रधानमंत्री को हक है, और प्रधानमंत्री को पूरी दुनिया सुनती है। भारतीय जनता पार्टी के नेता के रूप में आप अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को उत्साह बढ़ाने के लिए बिल्कुल सही है, इसमें कोई बहस नहीं है कि आज ही प्रधानमंत्री जी बहुत पॉपुलर रहे अपने लोगों के बीच में। लेकिन जो पॉपुलरिटी 2014 में थी या 2019 में थी वो उतनी ही बनी हुई है, इस पर लोगों की राय अलग अलग है। अगर अपने कार्यक्रमों की आपने जिन सपनों को आपने दिखाया था ना, भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में सत्ता में आने के लिए जिन सपनों को दिखाया था, उन सपनों की तो बात कीजिए आप।
आज भी वही ध्रुवीकरण की राजनीति, वही आप कहते हैं कि साहब हमने बिना भेदभाव के लाभार्थियों को सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों का लाभ पहुंचाया है। प्रश्न है कि भारत सरकार नहीं भेदभाव कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी बताओ अपना, भारतीय जनता पार्टी गुजरात के चुनाव में किस अल्पसंख्यक व्यक्ति को चुनाव लड़ाने के लिए बुलाते टिकट दे दी है? उत्तर प्रदेश में इतने बड़े राज्य में किसको आपने चुनाव लड़ा दिया? लोकसभा के चुनाव में आपने किस अल्पसंख्यक को चुनाव लड़ा दिया? कर्नाटक में आप क्या करेंगे? कर्नाटक में सीधे आप अपने अल्पसंख्यकों का जो आरक्षण से काट उसे वापस ले लिया और उनको आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग में रख दिया। कौन सी बात होती है ये? आपके संवेदनशीलता की स्थिति यह है कि एक जगह जहां दंगे की स्थिति है बिहार में, वहां जाकर के आप वोट मांगने लगते हैं कि मेरी सरकार बनवाइए। आप देखिए, सवाल है ना कि आप एक राजनीतिक दल के नेता के रूप में आपको अधिकार है कहने का, कुछ भी कहने का अधिकार है। आप कहते हैं बड़ी एक जनमत के आधार प्रचंड बहुमत की सरकार आपके पास है, बिल्कुल कहिए आप, लेकिन जो बात आप कह रहे हैं लोग उसको विश्वास भी कर रहे हैं, ये महत्वपूर्ण बात है। आपकी बातों पर लोगों ने खूब विश्वास किया और इतना प्रचंड बहुमत जो आपको मिला वह लोगों के विश्वास का ही परिणाम था। लेकिन वह उस विश्वास, उस वायदे पर आप कितने खरे उतरे हैं, आपकी जवाबदेही। आज आप विपक्ष के नेता नहीं है, आप सत्ता चलाने वाले नेता हैं। सत्ता चलाने वाले व्यक्ति अपनी सरकार की नीतियों की और उपलब्धियों की बात करते हैं कि हम जब आए तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था यहाँ थी, हमने यहाँ इतना बना दिया, लोगों के जीवन में गुणात्मक परिवर्तन नहीं आ गया, लोगों की क्रय शक्ति इतनी बढ़ गई,